Hello students, let's start. Class 5, subject TDS, chapter 6. Today we will discuss chapter number 6. The world of plants. Today we will talk about the world of plants. So all of you take out your previous book and open page number 39. Page number 39. Find plants everywhere on land, fresh water, even in the salty oceans. प्लांट्स प्लांट्स सभी जगह होते हैं और के हर एक पार्ट हर एक जगह पर हमें प्लांट्स मिलते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो साल्टी ओशियन, सभी जगह पर हमें प्लांट्स मिलते हैं. There are different varieties of plants that grow around us. Plants सभी जगह हैं, तो डेफिनेटली ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स भी होंगे, इनमें डिफरेंट वैरायटीज होंगी. Plants are useful to us in many ways. Almost all other living creatures depend on plants to survive. We know that most plants use sunlight to prepare food through the process of photosynthesis. Plants are very important for all of us. केवल ह्यूमंस ही नहीं बल्कि ये एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जितना ह्यूमंस प्लांट पर डिपेंड करते हैं उतना ही एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं. और हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए फूड खुद ही बना सकते हैं, और ये फूड वो जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस जिसमें इन्हें एयर, वाटर एंड सनलाइट की जरूरत पड़ती है. इन तीनों की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने लिए फूड बना लेते हैं. ये प्लांट्स की नेचुरल क्वालिटी है जो उनमें होती है. स्पेशली जो प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही अपना फूड बना सकते हैं. ग्रीन प्लांट्स पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. This food is usually stored in the stem, the leaves or the roots of the plant. During the process of photosynthesis, plants release oxygen into the atmosphere, without which it would be impossible for humans and animals to survive. प्लांट्स अपना जो ये फूड तैयार करते हैं ये प्लांट्स के पार्ट्स में ही सेव रहता है. वो उनके स्टेम में, रूट्स में और ये फूड स्टोर हो जाता है. अपने इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. और ये ऑक्सीजन हम सब के लिए लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं.
क्योंकि हमें ब्रीदिंग में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये हमें सांस लेने में हेल्प करती है। ब्रीदिंग के दौरान हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही इंटर करती है और हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स, the process of producing new living things of the same kind is called reproduction. रिप्रोडक्शन ये वो प्रोसेस है जिसमें कि न्यू लिविंग थिंग बॉर्न करता है और सेम काइंड का, मतलब जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी होगी। ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से होता है। The plants reproduce in many ways. They reproduce through their seeds, spores, and their body parts, such as roots, leaves, and stems. अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कई मेथड से होता है। Seeds, spores, roots, leaves, stem, etc. Now come at page number 40. पेज नंबर 40 पर आ जाइए। Reproduction through seeds. अब हम बात करते हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू। The most common method by which a plant reproduces is through its seeds. ये सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन ये सबसे कॉमन मेथड होता है जो कि प्लांट्स में होता है। Seeds are produced by almost all flowering plants. The flower is usually a bright colored or sweet smelling organ of the plant. It attracts insects and birds. In the process of drinking nectar from flowers, these insects and birds help in the pollination of flowers. ये reproduction through seeds ये almost हर उस plant में होता है जिसमें flowers होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में स्पेशली इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर पर इनके ब्राइट कलर और इनकी स्मेल की वजह से डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इन पर आती हैं। ये आती हैं ब्राइट कलर और स्वीट स्मेल के लिए और इसके दौरान ही इनमें फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है।
इस पॉलिनेशन के प्रोसेस में ये पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पर पहुंचाते हैं। After pollination, the flower is converted into a fruit. It is inside the fruit that seeds are found. Pollination complete होने के बाद फ्लावर के अंदर फ्रूट बनता है और इसी फ्रूट में फिर सीड्स जनरेट होते हैं जिससे कि नया प्लांट ग्रो करता है। There are two main types of seeds, monocotyledons and dicotyledons. Seeds ये दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलेडन्स और दूसरा होता है डाइकोटिलेडन्स। In simple terms, this means that seeds either have one monocot or two dicot seed leaves when they germinate. मोनोकोटिलेडन्स में वन सीड लीव होती है और डाइकोटिलेडन्स में टू सीड लीव्स होती है। जब इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, जर्मिनेशन का मतलब यह है कि सीड से प्लांट ग्रो करना निकलता है। जब सीड से प्लांट ग्रो करने लगता है तो उसको जर्मिनेशन बोलते हैं और जर्मिनेशन के समय अगर वन सीड है तो वो मोनोकोटिलेडन बोला जाएगा, अगर टू लीव्स हैं तो वो डाइकोटिलेडन बोला जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, अब हम देखते हैं कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। All seeds contains the following parts. First, embryo. सभी सीड्स में जो पहला पार्ट होता है वो एम्ब्रियो होता है। This is the smallest undeveloped part of the plant. Seedlings grow from the embryo. ये इसका सबसे छोटा पार्ट होता है और इसी से सीडलिंग्स ग्रो करती हैं। सीडलिंग्स का मतलब स्मॉल प्लांट। जब प्लांट एकदम स्मॉल कंडीशन में हो, सबसे छोटा हो, तब उसे सीडलिंग बोलते हैं और ये एम्ब्रियो होता है। सेकंड, कोटिलेडन्स। These are seed leaves where food needed for the growth of the embryo is stored. This is usually starch. Cotyledons ये सीड लीव्स है जहां पर इसके लिए फूड स्टोर होता है। भाई देखिए, प्लांट जब बड़ा होगा तब उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और तब वो अपने लिए फूड बनाएगा, लेकिन जब तक उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तब तक उसका काम सीड के ही स्टोर फूड से चलता है। तो ये स्टोर फूड ये कोटिलेडन्स में ही होता है। थर्ड, सीड कोट। It is the coating that covers the seed and protects it from damage while it is growing. Seed coat ये सीड का कवर होता है और इसका काम होता है सीड को प्रोटेक्शन देना जबकि ये ग्रो कर रहा हो। तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द सीड। सीड के तीन पार्ट हैं। फर्स्ट, एम्ब्रियो,
जहां से छोटा प्लांट ग्रो करता है, सेटलिंग ग्रो करता है। सेकंड है कॉटिलेडन्स, जहां पर सीड लीव्स होती हैं और इन सीड लीव्स में प्लांट के लिए फूड स्टोर रहता है। और थर्ड है सीड कोट, जिसका काम होता है सीड को प्रोटेक्शन देना जबकि वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। तो ये सारे पार्ट हो गए सीड के। Now reproduction through spores. Some plants such as mosses, ferns and fungi such as mushrooms do not have seeds. They produce their through spores. The spores are small cells produced by these plants that grow into new plants. Spores. स्पोर से रिप्रोडक्शन उन प्लांट्स में होता है जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। इनमें सीड्स ना होने की वजह से इनमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स के ही थ्रू होता है। इन प्लांट्स में ये स्पोर्स ही होते हैं जो कन्वर्ट होकर के न्यू प्लांट में बनते हैं। ये स्पोर्स स्मॉल सेल्स हैं जो कि इन प्लांट्स के थ्रू ही ग्रो किया जाता है। प्लांट्स स्पोर्स को ग्रो करते हैं जिससे कि नया प्लांट इसमें जनरेट हो सके। Now reproduction through body parts. Some plants grow into new plants from their body parts, such as roots, stems, or leaves. Dahlia, sweet potato, yam, and tapioca grow from the roots of their mother plant. Some plants like the bryophyllum plant grow into new plant from the edges of their leaves. The new plant separates from the leaf, falls on the ground, and grows on its own. Some plants like the sugarcane and rose grow from the stem cutting of the mother plant. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट से ही ग्रो करते हैं, जैसे स्टेम्स, लीव्स, रूट्स। इन प्लांट्स में इनके स्टेम्स से ही न्यू प्लांट ग्रो करता है। कुछ में लीव्स है, लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो करता है, और कुछ में ये रूट्स के थ्रू होता है। Now germination. Come at page number 41. The process through which the embryo inside the seed grows into a new plant is known as germination. देखिए, जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एम्ब्रियो ये न्यू प्लांट में ग्रो करता है।
एम्ब्रियो का न्यू प्लांट में ग्रो करना, यही प्रोसेस जर्मिनेशन बोला जाता है। Germination can occur only when the plant is provided with three essential conditions: water, oxygen and suitable temperature. अब जर्मिनेशन कंप्लीट हो, मतलब एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बने, इसके लिए थ्री कंडीशंस रिक्वायर्ड है। पहली है वाटर, दूसरी है एयर एंड तीसरी है सुटेबल टेम्परेचर। जिसे हम नॉर्मली सनलाइट बोलते हैं, लेकिन टेम्परेचर वो रूम के अंदर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सुटेबल टेम्परेचर बोला है। एयर के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है जो कि जर्मिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। तो जर्मिनेशन ठीक से हो उसके लिए जरूरी है कि ये तीनों कंडीशंस अवेलेबल हो। All seeds require a specific temperature range to germinate. If the temperature is too low, they will not begin to sprout, and if the temperature is too high, they will die out. Therefore, the right temperature is essential to make sure that the largest number of seeds can germinate. जितने भी सीड्स होते हैं उन सभी के एम्ब्रियो को एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है। यही टेम्परेचर उनका सूटेबल टेम्परेचर है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर किसी सीड को 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया या 45 डिग्री पहुंच गया, तो ऐसे में ये सीड डैमेज हो जाएगा। वहीं पर अगर किसी सीड को टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, वहां पर टेम्परेचर अगर 5 डिग्री हो गया तो ये सीड भी डैमेज हो जाएगा। तो इन्हें हमेशा प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी इनकी ग्रोथ ठीक से हो सकती है। अक्सर जब जनवरी फरवरी के महीने में, स्पेशली जनवरी में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो नॉर्मल लोग परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे कितनी सर्दी पड़ रही है, सर्दी कम होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर जो फार्मर्स होते हैं वो खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये सर्दी पड़ेगी तो इससे हमारी गेहूं की फसल अच्छी होगी। तो वो जो बात कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सुटेबल टेम्परेचर ये रिक्वायर्ड है। हर एक क्रॉप के लिए, हर एक सीड के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो फिक्स है, जो जरूरी होता है। अगर उन्हें वो टेम्परेचर मिलेगा तभी वो सुटेबल हो पाएंगे, तभी ज्यादा से ज्यादा उनमें ग्रोथ हो पाएगी, अदरवाइज क्रॉप खराब हो जाएगी। The baby plant that grows after germination is known as the seedling. अब जर्मिनेशन के बाद एक बेबी प्लांट निकलता है। इस बेबी प्लांट को सीडलिंग बोलते हैं। Seedling. It develops a root system called radicle, which grows downward into the soil. It also develops a shoot system called plumule, which grows upwards. अब इस सीडलिंग में एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम ग्रो करता है। रूट सिस्टम ये सॉइल से नीचे की ओर ग्रो करता है और शूट सिस्टम ये सॉइल से ऊपर की ओर ग्रो करता है। रूट सिस्टम को रेडिकल बोलते हैं और शूट सिस्टम को प्लूम्यूल बोलते हैं।
ये सीडलिंग्स में दोनों ग्रो करते हैं। During the early stages of plant growth, the seedlings depends primarily upon the food stored within the seed for its food. As the seedlings grow in size, it develops leaves. The cotyledon shrinks and slowly disappears. When the seedling sprouts its own leaves, it can begin to produce food using photosynthesis like other plants. जैसे जैसे ये सीडलिंग ग्रो करता जाता है और बड़ा होकर के प्लांट बनता है, वैसे वैसे इसका कॉटिलेडन्स ये धीरे धीरे गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका काम तभी तक रहता है जब तक ये सीडलिंग खुद से फूड ना बना पाए, तो इसको फूड देने का काम ये करता है। जैसे ही ये सीडलिंग कन्वर्ट होकर के प्लांट में आ जाता है और इसमें फोटोसिंथेसिस होने लगता है, वैसे ही ये प्लांट अपने लिए फूड खुद ही बनाने लगता है और अब इसको कॉटिलेडन की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मंडे को लूंगा। टुमारो द क्लासेस विल ऑफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।